हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो कि हम लोग कल वीडियो में आप लोग बताया हूं, उसमें आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ कि क्या पढ़ना है। क्योंकि कल का वीडियो जो था वो इस बात पर आधारित था कि इकोनॉमिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, किस किस चैप्टर पर फोकस करना है, उसी से संबंधित कल का वीडियो था। तो जो स्टूडेंट नए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं, मात्र 5 टॉपिक पढ़ना है, वहीं 5 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी तरह आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का ही, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का, उसमें कुछ शब्दावलियाँ होती है। देखिएगा आप लोग, शब्दावली में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। शब्दावली का अर्थ पूछ लेता है, उसका क्या अर्थ हुआ, उसका सूत्र होता है, जैसे मैथमेटिक्स का सूत्र होता है उस तरह से इस शब्दावली का भी सूत्र होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे इस शब्दावली पर वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, देखिएगा आप लोग। लेकिन मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीक़ा से, आसान भाषा में, आप लोग की अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक की भाषा नहीं है। जो भी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है इसके डिफिनेशन के बारे में, जैसे जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनआई क्या है, जीएनपी, एनएनपी, जो भी नाम सुनते होंगे आप लोग, जो भी पाठ्य पुस्तक पढ़ते होंगे आप लोग, जैसे परीक्षावाणी हुआ, लुसेंट हुआ, क्राउन हुआ, तो उसमें जो भाषाएं होती है, जो इकोनॉमिक्स की जो भाषा होती है, थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट होती है, कठिन होती है, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती होगी आप लोगों को। तो उसी भाषा को मैं सरल रूप में, एकदम सरलीकरण में करके आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमको उम्मीद है कि जो भाषा मैं आप लोगों को बताऊँगा वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिएगा, एकदम आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। बहुत ही शानदार तरीके से ये वीडियो होने वाला है, आप लोग समझिएगा, देखिएगा। और आज के बाद इससे समय जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोग गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा, इससे समय जो भी चैप्टर हैं उस चैप्टर के अंत में जो क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, वो देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन निकाल करके सारे के सारे क्वेश्चन इसी समय जो होता है वो हल हो जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं, पहले कुछ शब्दावलियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से मुख्य शब्दावली है। क्योंकि जीडीपी पढ़ने से पहले, जीएनपी पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो उस शब्द को थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं हम लोग कि आखिर उस शब्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखिए ये शब्द है फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत। इसको समझते हैं कि साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट क्या है। इसको मैं अपनी भाषा में लिखा हूँ, इसको पढ़ते ही आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या है, किसी वस्तु या सेवा, पहली बात है वस्तु और सेवा, किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उत्पादन कारकों के संपूर्ण मूल्य को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझे अपनी भाषा में कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, चाहे कोई फैक्ट्री हो या घर में कोई उत्पादन करते हो। मान लीजिए किसी का बिस्किट का फैक्ट्री है, कोई और फैक्ट्री है, जैसे मान लीजिए ब्रेड का फैक्ट्री है। उसमें जो उत्पादन लागत होता है, जैसे ब्रेड बनाने में किस किस तत्व की जरूरत पड़ती है, जैसे मशीन की जरूरत पड़ती है, आटे की जरूरत पड़ती है, भूमि की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए कि 50 किलो ब्रेड बनाने में या बिस्किट बनाने में जितने तत्व की जरूरत पड़ती है, उस 50 किलो या 10 किलो जो भी मात्रा हो, उसको बनाने में जितने इन सारे तत्वों की जरूरत पड़ी, इनका जो मूल्य होता है वही उसका साधन लागत होता है, यानी वही उसका फैक्टर कॉस्ट होता है। मतलब 20 किलो या 25 किलो बिस्किट बनाने में, ब्रेड बनाने में जितने मूल्य की जरूरत पड़ी वही उसका फैक्टर कॉस्ट हुआ। समझिए आप लोग, फैक्टर कॉस्ट वही है कि जितना उत्पादन में लागत लगा आपका, वही उसका फैक्टर कॉस्ट हुआ। जैसे धान का उत्पादन होता है तो धान के उत्पादन करने में बीज डालने से लेकर के और अंतिम उत्पाद तक जितने उसमें लागत खर्च हुए, जैसे खाद देने में या उसको पटवन करने में या उसको कटाई करने में, मतलब अंतिम चावल तक पहुंचने में जितने खर्च लगे वही उसका आपका साधन लागत हुआ, वही आपका फैक्टर कॉस्ट हुआ। ये तो हुआ फैक्टर कॉस्ट, जो आप लोग समझ में आ गया होगा फैक्टर कॉस्ट क्या है। अब चलते हैं मार्केट प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है, जैसे चावल का उत्पादन कर लिए, फैक्टर कॉस्ट लग गया, अब ये चावल मार्केट में जाएगा, तो अगर
आपसे कोई सेठ या बनिया कोई चावल लिया आपसे, मान लीजिए 30 रुपये किलो वहाँ से ले लिया आपसे, और मार्केट में जाकर बेचा वो 50 रुपये किलो, तो जो 50 रुपये किलो है वही क्या है, मार्केट प्राइस है। मतलब साधन लागत से ज़्यादा प्राइस होता है मार्केट प्राइस का। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट का मूल्य, बाजार का मूल्य। फैक्टर प्राइस मतलब फैक्टर कॉस्ट मतलब उत्पादन का मूल्य। उत्पादन करने में, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में जितना मूल्य लगा उस सबका मूल्य को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और मार्केट प्राइस वही वस्तु जो मार्केट में चली गई तो मार्केट प्राइस कही गई, मार्केट के अनुसार उसका भाव तय हुआ। तो अगर फैक्टर कॉस्ट पूछे तो उत्पादन लागत पर मूल्य, और मार्केट प्राइस पूछे तो मार्केट के अनुसार जो मूल्य तय होता है वो मार्केट प्राइस होता है। इसको थोड़ा सा हम सूत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका जो डिफिनेशन है, किसी उपभोक्ता द्वारा कोई सामान खरीदते समय किसी विक्रेता को जो मूल्य सौंपा जाता है उससे मार्केट प्राइस करते हैं। जो भी आप सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए कोलगेट खरीदने जाते हैं, कोलगेट मिलता है मान लीजिए 50 रुपये का, तो कोलगेट का ही मार्केट प्राइस है। हकीकत में प्राइस इसका कम है। जहाँ से कंपनी से, कारखाने से बनकर के कोलगेट आते हैं वहाँ इसका प्राइस कम होता होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोलगेट मिलता है आपको 50 रुपये में, तो जहाँ से फैक्ट्री से निकलता है वहाँ से तो वहाँ 30 रुपया 35 रुपया मिलता होगा, तो उसका उत्पादन मूल्य हुआ, उसका फैक्टर कॉस्ट हुआ। लेकिन आपके पास आते आते वहीं 30 रुपये का कोलगेट 50 रुपया हो गया, तो क्या हुआ आपका, ये मार्केट प्राइस हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि 30 रुपया जो उसका फैक्टर कॉस्ट था और यहाँ पर 50 रुपया मार्केट प्राइस हो गया, तो बीच में जो 20 रुपया हुआ वो क्या है, वो है कर, वो है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, यानी टैक्स जोड़ दें, तो क्या कहलाएगा, वो मार्केट प्राइस कहलाएगा। तो देखिए, इसको सूत्र से समझते हैं हम लोग। सूत्र क्या है, दो सूत्र है। यहाँ पर एमपी का मतलब समझिएगा आप लोग मार्केट प्राइस, और एफसी का मतलब समझिएगा आप लोग फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य, और एफसी मतलब साधन लागत पर मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट। एमपी का मतलब हुआ एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। सब्सिडी आप लोग समझते होंगे, गैस का सब्सिडी आता है, खाद का सब्सिडी आता है, उर्वरक जो भी है या और भी है सब्सिडी, किरासन तेल पर सब्सिडी आता था पहले। उसके बाद बहुत सारे वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान करती है, उपभोक्ताओं के लिए भी, और जो भी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं उनके लिए भी सरकार सब्सिडी का प्रावधान की है। तो सब्सिडी को और घटा देंगे अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके। देखिए, एफसी में अगर अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे, यानी फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके और उसमें सब्सिडी घटा देंगे, तो आपका मार्केट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट पूछे तो उसमें मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटाएंगे और सब्सिडी को ऐड करेंगे, तो आपका क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट आएगा। इसको आप लोग वीडियो देखिएगा ध्यान से और मन में थोड़ा सा समझिएगा, तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा कि सब्सिडी कहाँ घट रहा है और कहाँ जोड़ा जा रहा है, टैक्स कहाँ घट रहा है और कहाँ जोड़ा जा रहा है। अगर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को भली भांति समझ गए होंगे तो ये सूत्र आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट हैं शब्दावली में, उसको देखते हैं कि वो कौन सा है। जैसे देखिए, यहाँ पर है रेसिडेंट। रेसिडेंट को कहते हैं निवासी। रेसिडेंट दो प्रकार के होते हैं, इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। रेसिडेंट यानी निवासी दो प्रकार के, एक नेशनल एक नॉन नेशनल। नेशनल का मतलब ये हुआ भारतीय नागरिक, और नॉन नेशनल यानी विदेशी। तो अगर निवासी शब्द आए, निवासी का मतलब होता है नेशनल और नॉन नेशनल दोनों, मतलब भारतीय और गैर भारतीय। पहली बात तो ये समझिए, निवासी मतलब भारतीय और गैर भारतीय। चूँकि बार बार ये वर्ड आएगा, जीटीपी, एनडीपी, एनएनपी में बारी बारी से ये वर्ड आते रहेगा, निवासियों के बारे में, भारतीयों के बारे में, गैर भारतीयों के बारे में। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने पहले ही इस शब्द के बारे में आप लोग बता दिया हूँ कि अगर शब्द बार बार आए तो वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो निवासी दो प्रकार के, एक इंडियन यानी भारतीय नागरिक और दूसरा विदेशी नागरिक। पहली बात ये। अब हम लोग चलते हैं जीडीपी के बारे में, जो कि पहला पॉइंट है जीडीपी। देखिए, जीडीपी है एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनआई। एनआई मतलब नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। जब तक ये सारी बातें समझेंगे तब जाकर के राष्ट्रीय आय समझ में आएगा।
तो जीडीपी इसको समझते हैं। जीडीपी का पहले हम लोग भावार्थ देखते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं, जीडीपी कहते किसे हैं इसको देखते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन है, एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने का, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसको लेखा वर्ष कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो एक लेखा वर्ष में एक देश के घरेलू सीमा के अंदर वहाँ के निवासियों, शब्द आया निवासियों, जो कि यहाँ निवासी लिखे हैं, तो निवासियों कोष्ठ में भारतीय प्लस विदेशी, निवासियों द्वारा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। देखिए अंतिम सेवाओं, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं, अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एंड सेवाओं, अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी भारत में उत्पादन होता है उसका अंतिम वस्तु, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंपनी है, इससे मान लीजिए लोहा कंपनी है, तो लोहा से जो अंतिम उत्पाद बनता है, लोहा कहीं से जो कच्चा माल होता है वहाँ से हम लोग मंगाते हैं और फैक्ट्री में जाता है, उसको पिघलाया जाता है, पूरे प्रक्रम होते हैं जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, पूरे एक प्रक्रम के द्वारा उसको पिघला करके निस्सादन कर करके पूरे 4-5 प्रक्रम के द्वारा उसको लौह इस्पात बनाया जाता है। तो लौह इस्पात क्या है, अंतिम उत्पाद है, और कच्चा माल क्या है, ये मध्यवर्ती है। तो जो अंतिम उत्पाद है उसका मूल्य कितना हुआ, अंतिम वस्तु और सेवा यानी सर्विस। तो अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का बाजार मूल्य, बाजार मूल्य फैक्टर कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का बाजार मूल्य एक घरेलू सीमा के अंदर यानी एक देश के अंदर निवासियों द्वारा, चाहे निवासियों भारतीय भी हो सकते हैं और गैर भारतीय भी हो सकते हैं, तो उनके द्वारा जो भी उत्पादित किया जाता है और उसका मूल्य कितना है, उन सारे मूल्यों को अगर जोड़ेंगे तो वही जीडीपी आएगा। तो इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये क्या है, इंडिया है, एक बाउंड्री है इंडिया का जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया का ही बाउंड्री है। यहाँ पर हम मान लिए हैं, माना कि ए क्या है, एक व्यक्ति है जो भारतीय है, ए क्या है भारतीय है, बी क्या है, भी एक व्यक्ति है और वो भी भारतीय है, सी क्या है व्यक्ति है लेकिन विदेशी है, और डी क्या है ये भी विदेशी है। मतलब ए बी भारतीय है और सी और डी विदेशी भारत में रह रहे हैं, जो दूसरे देश के हैं या इंग्लैंड के हों, अमेरिका के हों, कहीं से हों, वो भारत में आकर रह रहे हैं, उनकी भारत में कंपनी है, कंपनी चलाते हैं भारत में, है विदेशी, और ये भी क्या है भारत के हैं। अब समझिए जीडीपी समझते हैं हम लोग। जीडीपी का मतलब हुआ टोटल इनकम, मतलब देश के अंदर जितने भी इनकम हो रहे हैं ए बी सी डी द्वारा, ए बी सी डी चारों के द्वारा जो कंपनी बैठाई गई है भारत में, और चारों मिलकर के भारत में जितने उत्पादन कर रहे हैं और उनका जो मूल्य है वही जीडीपी है। तो मान लीजिए ए जो उत्पादन करता है उसका मूल्य है 100 रुपया, बी का उत्पादन का मूल्य 200 रुपया, सी का उत्पादन मूल्य 300 और डी का 400। तो अगर चारों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा 1000 रुपया, यानी भारत की जीडीपी 1000 है। मान लीजिए कि भारत में 4 ही व्यक्ति रहते हैं, एक सपोज डेट मान लेते हैं 4 ही व्यक्ति हैं ए बी सी डी, और चारों का मूल्य जोड़ करके 1000 रुपया हुआ, तो भारत की जीडीपी कितनी हुई 1000। कहने का मतलब ये है कि जीडीपी समझने के लिए भारत के अंदर भारतीयों द्वारा प्लस विदेशों द्वारा, दोनों के द्वारा जो भी उत्पादित मूल्य का, उत्पादित वस्तु का जो मूल्य होता है वही जीडीपी कहलाता है। तो ये था जीडीपी। दूसरा पॉइंट है एनडीपी। अभी आप लोगों ने जीडीपी पढ़ा, समझ गए होंगे। अब दूसरा चलते हैं एनडीपी। देखिए एनडीपी क्या है, एनडीपी का पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है, एनडीपी का सूत्र होता है जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास को अंग्रेजी में डिप्रिसिएशन कहते हैं। मूल्य ह्रास क्या है, इसको थोड़ा सा दो लाइन में समझते हैं। मूल्य ह्रास क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आप गाड़ी खरीद रहे हैं, मान लीजिए बाइक खरीद रहे हैं, बाइक का कीमत है मान लीजिए 80,000 कीमत है, और बाइक 1 साल के बाद या 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद बाइक जब बेचिएगा तो क्या वो 80,000 बेचाएगा? नहीं बेचाएगा, वो 70,000 में, 65,000 में, 60,000 बेचाएगा। तो ये जो बीच का जो गैपिंग है ये क्या है, मूल्य ह्रास है। समझ गए होंगे आप लोग। या इसको ऐसे समझे, मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदे, सवारी गाड़ी चलाने के लिए, भाड़ा कमाने के लिए खरीदे हैं मान लीजिए, तो खरीदे उसमें था, इसका जो कीमत था वो 10 लाख रुपए था,
और डेली का इनकम मान लीजिए आपको 1,000 का हो रहा है, महीने में 30,000 का हो रहा है, 12 महीने में 3,60,000 का हुआ। तो 3,60,000 ये तो टोटल इनकम नहीं हुआ आपका। 3,60,000 में से जो 1 साल गाड़ी चली उसमें से टायर भी घिसा, कुछ मोबिल लगा, कुछ तेल लगा, कुछ उसमें जो यंत्र हैं वो टूट फूट गए होंगे, वो भी लगाए होंगे आप लोग। तो 3,60,000 में से जब वो माइनस करेंगे टायर बदलने का या कुछ यंत्र तंत्र जो है बदलने का जो भी है, तो वो जो माइनस करेंगे और जो बचेगा वही एनडीपी है। समझ गए आप लोग। तो एनडीपी का मतलब यही हुआ कि जीडीपी जितना एक साल में, एक लेखा वर्ष में जो भी भारत में भारतीय द्वारा और विदेशियों द्वारा जो भी उत्पादित मूल्य का अंतिम मूल्य है उसमें जो मूल्य ह्रास घटाते हैं तो वही एनडीपी है। जैसे देखिए ये वहीं पर जो पिछला उदाहरण जीडीपी का है, ABCD, ए बी भारतीय द्वारा, CD विदेशियों द्वारा, तो टोटल इनकम कितना था 1,000, आप लोग समझ रहे होंगे। और मान लीजिए कि मूल ह्रास 50 रुपया हुआ, मतलब ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, डी कंपनी जो भी कंपनी बैठा है, कारखाने बैठा है, उसमें साल में मिला करके उनको 50 रुपये का हरासमेंट हुआ। उस तंत्र में कुछ खराबी आ गई, उसको बनाने में 50 रुपये लगा, मान लीजिए 50 रुपये लगा। तो उनका जो उत्पादित अंतिम मूल्य था एक साल के अंदर जो उसका आमदनी था वो 1,000 रुपया था, उसमें से 50 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 950 रुपया। यही एनडीपी है। तो देखिए एनडीपी का सूत्र क्या हुआ, जीडीपी माइनस मूल ह्रास एंड डिप्रिसिएशन, यानी 1,000 माइनस 50 एंड 950, ये एनडीपी हुआ। इसकी बात पढ़ेंगे जीएनपी, एनएनपी, एनआई, ये भी इंपॉर्टेंट है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग रुकते हैं। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो भी छूट गया है उसको कल हम आपको बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये क्लास आप लोग कैसा लगा, कि आप लोगों को मैं जो बताया उस समझ में आ रहा है ना। इसको कमेंट में ये सुनो करके लिखिए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर यही जो टॉपिक छूटा हुआ है उसी के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।